नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी और आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसको ध्यान में रखते हुए हमारी भर्ती है, कौन सी ईओ, आरओ, आरएस प्री, चाहे कौन सी तैयारी कर रहे हो, चाहे जेल प्रहरी, चतुर्थ कर्मचारी या फिर पटवारी, बीएसटीसी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के एग्जाम तक सभी जो कॉमन जो सब्जेक्ट हैं जो रहने वाले हैं उसकी हम शानदार क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर लेके आएंगे और डेली लेके आएंगे। लगभग 80 इंटू 4 मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 प्रश्न यहाँ पर डिटेल वाइज आपका एनालाइज देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार आपकी क्लास रहने वाली है। आप कृपया यहाँ जब भी क्लास लेने बैठे तो इसको ध्यान में रखते नोट कर लीजिएगा। आपसे वादा रहा, कोई भी जो एग्ज़ाम है इस टेस्ट को लगाते वक्त टेस्ट समझ लीजिए या फिर अपना मॉडल समझ लीजिए। आए हुए जो एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर कह सकते हो आप, वो क्वेश्चन रहने वाले हैं तो शानदार और क्वालिटी लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। और चलो करते हैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान के भूगोल के, इतिहास के, कला संस्कृति के, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान अर्थव्यवस्था व बजट और करंट जीके के शानदार प्रश्न लिए। और आज हम करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट नंबर 1। और जो खतरनाक जो हूबहू प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, इसकी भी वीडियो बहुत जल्द जब आपका एग्जाम होगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी। ये रहे अपने मॉडल टेस्ट से आने वाले जो प्रश्न, ठीक है, आए हुए प्रश्न। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एनालाइज करते हुए कॉपी पेन लेकर बैठ जाना भी, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन भी, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन भी। राइसिंग, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइसिंग को राजपुताने का कारण किसने कहा भी। हाँ जी, फटाफट आप कमेंट में आंसर कर दीजिए। हाँ जी, मुंशी देवी प्रसाद, बी नंबर ऑप्शन गंगानंद मैथिल, सी ऑप्शन बिट्ठू सुजा। यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, यहाँ पर बिट्टू सुजा नहीं, बिट्ठू सुजा। और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है चिंतामणि भट्ट। तो मैं आपको यहाँ पर बात कर देता हूँ इसके यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब की। तो फटाफट इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है तो यहाँ पर वो रहेगा मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राइसिंग को राजपुताने का कारण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मैं आपको बता देता हूँ, जब राजा यहाँ पर राजा राइसिंग के जो पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, जब पिता कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बीकानेर के जो शासक बनते हैं, कौन बनते हैं? रायसिंह बनते हैं। तो अकबर के समय जब मुगल दरबार में विशेष सम्मान था और जब मुगल दरबार में जब विशेष सम्मान था और जहांगीर 1605 ईस्वी में जब सम्राट बना तो उसने रायसिंह का मनसब लगभग कितना कर दिया था? 5,000 जात और 5,000 सवार तो का यहाँ पर मनसब बढ़ा दिया था। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत बार प्रश्न रहा है, किसने? जहांगीर ने। और जहांगीर ने कितने कब? 1605 ईस्वी में मनसब बढ़ा दिया था। और इस रायसिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा था। ध्यान रखिएगा, रायसिंह के यहाँ पर रायसिंह के काल में समय में जब घोर त्रिकाल पड़ा और हजारों व्यक्ति व पशु मारे गए, हजारों व्यक्ति व पशु मारे गए, तो रायसिंह ने जगह जगह पर सदावर्त खोले। तो आपसे प्रश्न ये भी रहता है, सदावर्त खोलने वाला मीन्स यहाँ पर चारे की व्यवस्था करवाने वाला, पशुओं के लिए चारे व पानी की व्यवस्था की और उदार और सहिष्णु था। और मुंशी देवी प्रसाद ने उसकी दानशीलता प्रवृत्ति के कारण इसे किस नाम से पुकारा? तो याद रखिएगा, किस नाम से? राजपुताने के कारण के नाम से पुकारा। और ध्यान रहे और 1078 गज की परिधि में फैले बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण भी किसने करवाया था? 1078 गज की परिधि है ये, 1078 गज की परिधि में फैला कौन सा? जूनागढ़, बीकानेर का किला जूनागढ़। और उसका निर्माण भी कौन करवाता है? रायसिंह करवाता है, रायसिंह। तो मुझे बता दीजिए, बिट्ठू सुजा ने किसे
हाँ जी, और किसे और क्या उपाधि दी थी, फटाफट इसका भी आंसर कर दीजिए। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तो जवाब हो गया कौन सा, मुंशी देवी प्रसाद। हाँ जी, किसी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 360 डिग्री का एनालिसिस। हाँ जी, आर एस प्री, ईओ आरओ और चतुर्थ कर्मचारी और जेल प्रेरी को वार देते हुए, हाँ जी, 1734 ईस्वी में आहूत हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हाँ जी, किसने की थी, सवाई जय सिंह ने। हाँ जी, सवाई जय सिंह ने और जोरावर सिंह या फिर दुर्जन साल या फिर जगत सिंह ने। फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, क्या कमेंट में रहने वाला है। मराठा जब मराठा शक्ति को अंकुश लगाने के लिए, राजपुतानों पर, मराठों पर संभावित आक्रमण को रोकने के लिए, जब कौन से राजा, जयपुर के, तो याद रखिएगा जयपुर के राजा होता है और वो राजा होता है कौन सा, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। तो याद रखिएगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के प्रयासों से, सवाई जय सिंह के प्रयासों से, सवाई जय सिंह के प्रयासों से। और एक 17 जुलाई को, कब, 17 जुलाई 1734 को, 1734 को एक हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में, हुड्डा नामक स्थान पर, हुड्डा नामक स्थान पर, हुड्डा नामक स्थान पर, नामक, ये हुड्डा नामक स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है, तो ध्यान रखिएगा भीलवाड़ा। तो 17 जुलाई 1734 में एक हुड्डा सम्मेलन होता है और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, प्रयास तो किसका था, जय सिंह का था, परंतु इसका तो अध्यक्षता में पूछा है। अध्यक्षता के हिसाब से आंसर जो सही रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, वो रहेगा जगत सिंह। और जगत सिंह, और ये जगत सिंह कौन सा है, ये जगत सिंह है सेकंड जगत सिंह। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, कुछ नहीं किया हमने, यही किया। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई, यहाँ पर 17 जुलाई 1734 में, और इसी हिसाब से जो हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में होता है, और प्रयासों से जय सिंह, सवाई जय सिंह के प्रयासों से अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। और खानवा, उल्लेखनीय है कि जब खानवा के युद्ध में राजपुताना के शासकों को बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद पहला अवसर था जब पुनः एक मंच पर संगठित हुए, और अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से संगठन समझौता कामयाब नहीं हो सका, ये तो अलग बात थी। यहाँ पर बहुत सारे जो शासक थे इकट्ठे हुए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न भी। हाँ जी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए भी। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए भी, क्या आंसर रहने वाला है इसका, फटाफट आंसर कर दीजिए भी। देखिए जब गागरोन का युद्ध कब हुआ भी, गागरोन का युद्ध कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, सुमेल का युद्ध कब हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, और साहिबा का युद्ध कब होता है। तो फटाफट मैचिंग बता दीजिए भी। हाँ जी, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर भी। हाँ जी, इसका जो सही आंसर है क्या रहने वाला है। हाँ जी, मैं यहाँ पर बात करूं तो ये गागरोन का जो युद्ध है, गागरोन का युद्ध है। पहले तो मैं सबसे सरल क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध गया 1544, गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर गागरोन का युद्ध जब गागरोन का युद्ध 1437 में, गागरोन का युद्ध कब होता है, सॉरी सारंगपुर का युद्ध यहाँ पर 1437 में होता है। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, 1437 में। और गागरोन का युद्ध आपको पता ही है कब होता है। हाँ जी, गागरोन का युद्ध कब होता है भी, फटाफट मुझे कमेंट में करें भी। और साहिबा का युद्ध तो आपको पता ही है, यहाँ पर 41-42 में, और गागरोन का युद्ध 1519 में होता है। तो कौन सा मैचिंग सेट बैठ रहा है भी, फटाफट आप कमेंट कर दीजिए। तो आपके लिए ऑप्शन जो सही रहने वाला वो कौन सा रहने वाला है, बी नंबर ऑप्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो गागरोन का युद्ध 1918, ये देखो 1500 अगर 18 आ जाए, 1518 आ जाए तो भी सही कर देना, और 1519 आ जाए तो याद रख लेना गागरोन झालावाड़, और ये राणा सांगा और महमूद खिलजी जीतते। महमूद खिलजी, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा और महमूद खिलजी, यस, महमूद खिलजी के मध्य हुआ, महमूद खिलजी। तो यहाँ पर 1819 में खिल गए खिलजी, तो यहाँ पर सांगा और खिलजी। तो याद रखिएगा 1819 में सांगा खिल गए। और सारंगपुर का युद्ध कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ, महमूद खिलजी। तो यहाँ पर कौन सा, ये महमूद खिलजी प्रथम था, ये सेकंड था, तो ये महमूद खिलजी सेकंड था। और यहाँ महमूद खिलजी आएगा कौन सा, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। और ये प्रथम कौन सा हुआ है, 1437 में हुआ है। कब हुआ है, 1437 के अंदर, और 1437 में, और किसके मध्य में हुआ है, और ये सारंगपुर का युद्ध हुआ है किसके मध्य में, तो मैं बता देता हूँ महाराणा कुंभा के मध्य में। अगर कुंभा लड़ा है तो प्रथम के साथ, और संगा लड़ा है तो महमूद सेकंड के साथ, और 18 में, और ये 1437 में। अगर मैं बात करूं गिरी सुमेल युद्ध की, ये तो
आपको पता ही है, जब गिरी सुमेल मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी बादशाह तक खो देता, ये कथन तो पूरा का पूरा शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी और वीएस मालदेव, मारवाड़ का राजा मालदेव। और इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर साहिबा का युद्ध रावजेतसी और मालदेव के मध्य हुआ। साहिबा का रावजेतसी और जेसी और वीएस जैसी और मारवाड़ के शासक मालदेव, यहाँ पर ये बीकानेर का शासक था और ये मालदेव, यहाँ पर मालदेव मारवाड़ जोधपुर। हाँ जी, यहाँ पर कौन सा मालदेव। तो इसी प्रकार से हमारे सारे के सारे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस क्वेश्चनों को आराम से देख लेना और इनका विवरण कर सकते हो। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न भी। तिवारा कर वसूला जाता था, कब वसूला जाता था तिवारा कर? कृषि उत्पादों पर, हाँ जी, औद्योगिक कृषि पर और दूसरे राज्य के व्यापार पर और दिल्ली व होली के जैसे अवसरों पर। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए भी, तिवारा कर कब वसूला जाता था? हाँ जी, जी मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जो आंसर होने वाला है वो कौन सा रहेगा? वो सही आंसर रहेगा कौन सा? दिवाली व होली के अवसरों पर ये जो कर है वो लगाया जाता था। हाँ जी, तिवारा कर। मैं बता देता हूँ, जब तिवारा कर जब राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में जब कंस परोसा एक प्रकार का सामाजिक कर था, जो कंसा परोसा और जो विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार का ये भी कर एक कंसा एक कर और बता देता हूं मैं, कौन सा? कंसा परोसा, ये भी विवाह के अवसर पर। हाँ जी, हाँ जी, प्राचीन रियासत के टाइम की बात है ये। प्राचीन रियासतों में ये जो कर वसूला जाता था। और उसी प्रकार से जब एक और सामाजिक कर था और विवाह और मृत्यु भोज पर भी खरीदा जाता था, ये लिया जाता था। मृत्यु भोज पर, विवाह भोज और मृत्यु भोज पर ये एक कंसा परोसा कर है, जो ये भी सामाजिक प्रथा थी जब रियासती। और तिवारा कर जैसे पर्वों पर भी एक वसूला जाने वाला कर था प्राचीन में। तिवारा कर ऐसे याद रखना, तिवारा या त्योहार कर, ठीक है। और इधर कंसा परोसा और विवाह के अवसर पर कंसा, ठीक है, मृत्यु भोज पर भी कंसा परोसा, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक शब्द आता है खरडा, याद रखिएगा, एक खरडा शब्द आता है, खरडा, इसको भी याद रखिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर खरडा, देखिए खरडा क्या है? यहाँ पर श्रमजीवी जातियों से जो श्रम करने वाली, मेहनती जो श्रम करने वाली श्रम जाति से यहाँ पर एक कर वसूला जाता था और वसूली जाने वाली राशि को कहा जाता, वसूले जाने वाली राशि जाति से एक राशि वसूली जाती थी। ये आरएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। खरडा क्या है? श्रम जाति से वसूली जाने वाली वसूली गई राशि को कहा जाता है। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। हाँ जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। देखो 360 डिग्री का जो एनालाइज होने वाला है, फटाफट आप यहाँ पर देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया? श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था राव सुरजनहाड़ा ने, राजा दिग्गव ने, राजा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने और राणा राज सिंह ने। तो फटाफट आप इसका आंसर बता दीजिए भी। हाँ जी, यहाँ पर जब टोंक के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण की बात होती है तो यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी की बात हो रही है। कौन सा मंदिर है ये? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। कौन सा? डिग्गी कल्याण, हाँ, हमारा डिग्गीपुरी का राजा डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी। और टोंक में बढ़ता है और ये मालपुरा टोंक में बढ़ता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले डीपली से तो कहाँ बढ़ता है? मालपुरा टोंक में बढ़ता है। तो याद रखिएगा, मालपुरा टोंक में बढ़ता है। इसी प्रकार से जब मैं बात कर लेता हूँ, भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। अगर आपसे पूछ ले कल्याण जी में किसकी प्रतिमा है तो याद रखिएगा, तो इन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा है, विष्णु। और ध्यान रखिए चतुर्मुखी, याद रखिएगा, चतुर्मुखी प्रतिमा है। तो आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है, पर चतुर्मुखी प्रतिमा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, उन्हें मुस्लिम इन्हें किस नाम से पुकारती है? मुस्लिम इन्हें कलहण पीर, तो याद रखिएगा कलहण पीर के नाम से जानती है। कलहण पीर,
कलहन पीर के नाम से जानती है। मुस्लिम समाज ने कलहन पीर के नाम से जानी जाती है। और ये जो डिग्गी कल्याण जयपुर से ताड़केश्वर मंदिर, इसकी जो यात्रा है कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर जयपुर में एक मंदिर है ताड़केश्वर, ताड़केश्वर मंदिर से स्टार्ट होकर के और कहाँ पहुंचती है? प्रतिवर्ष लखी पद यात्रा डिग्गी, हाँ जी, मंदिर से स्टार्ट होकर प्रतिवर्ष लखी पद यात्रा डिग्गी कल्याण जी तक जाती है। हाँ जी, इसको किस लखी पद यात्रा, प्रतिवर्ष कौन सी यात्रा? लखी पद यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जरा याद। ताड़केश्वर मंदिर से ये यहाँ पर मालपुरा टोंक तक जाती है, मालपुरा टोंक मंदिर तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं इसका आंसर। और कल्याण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाता है? राजा दिग्गव जी करवाते हैं। कौन करवाता है? राजा दिग्गव जी करवाते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? राजा दिग्गव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? राजा दिग्गव। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। हाँ जी, हाँ जी, श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? हाँ जी, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट में कर दीजिए। जैसलमेर में, अजमेर में, सिरोही में, कोटा में? फटाफट आप कमेंट में कीजिए। जिनसूरी ज्ञान भंडार का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? फटाफट 360 डिग्री का एनालिसिस चल रहा है, फटाफट आप कमेंट कर दीजिए भी। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा मैं बता देता हूँ, जैसलमेर में इसका जो मंदिर रहेगा, कहाँ रहेगा? जैसलमेर में रहेगा। हाँ जी, ज्ञानसूरी, हाँ जी, ज्ञान भंडार। और ध्यान रखिए, जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या होता है? हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हस्तलिखित, यहाँ पर सबसे ज्यादा हस्तलिखित अगर हस्तलिखित की बात आ जाए, यहाँ पर जो ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है, ग्रंथों का दुर्लभ भंडार मिलता है, दुर्लभ भंडार। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्लभ भंडार, हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार मिलता है। तो इसी प्रकार से जब संग्रह में सबसे बड़ा संग्रह, और सबसे बड़ा संग्रह की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा संग्रह, तो बड़ा संग्रह किसका है? जिनसूरी ज्ञान भंडार। बड़ा संग्रह कौन सा है? जिनसूरी। सबसे बड़ा जिनभद्रसूरी के नाम से जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। हाँ जी, आचार्य जिनभद्रसूरी सबसे बड़ा भंडार आचार्य जिनसूरी ज्ञान भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। हाँ जी, लंबी बावड़ी कहाँ है? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। लंबी बावड़ी कहाँ है? फर्स्ट है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बूंदी। फटाफट आप कमेंट कर दीजिए भी। हाँ जी, इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा? हाँ जी, वो रहेगा अपना कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, फटाफट आप मुझे बता दीजिए भी। अगर उदय बावड़ी का पूछे, उदय बावड़ी आपको याद भी मैं साथ साथ में करवाने वाला हूँ। उदय बावड़ी का पूछे तो याद रखिएगा, अगर उदय बावड़ी का पूछे तो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर संभाग में ही है ना, तो यहाँ पर उदयपुर संभाग में है तो डूंगरपुर याद रखिएगा। उदय बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर में है। ठीक है, अगर पूछे ना कत्तन बावड़ी, कत्तन और काता किसको? जोधपुर को। और क्योंकि यहाँ पर काटा किसको? जोधपुर, तो यहाँ पर जोधपुर, तो कातन बावड़ी का पूछे तो याद रखिएगा कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, कातन जोधपुर। अगर पूछे अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी पूछे तो याद रखिएगा बूंदी में है। अनारकली कहाँ है? बूंदी में है। तो देखो बूंदी किस तरह, बूंदी के या अनार के दाने कैसे होते हैं? बूंदी जैसे होते हैं। तो अनारकली कहाँ की? बूंदी। तो कातन कहाँ की? जोधपुर की। उदय बावड़ी कहाँ की? डूंगरपुर की। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ना चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी का सभी को पता ही है, अबानेरी दोसा में चांद बावड़ी अबानोरी दोसा में है। इसी प्रकार से मैं और बात करूं, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? हाड़ी रानी टोंक। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर। और अब पूछे लंबी बावड़ी कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा हमारा आंसर? वो सही जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पर धौलपुर रहने वाला है। तो इसी प्रकार से हमारा था उदय बावड़ी डूंगरपुर, कातन बावड़ी जोधपुर, और यहाँ पर अनारकली बावड़ी बूंदी, और चांद बावड़ी दोसा, और हाड़ी रानी टोंक हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से एक दूध बावड़ी भी आती है। और कौन सी आती है? दूध बावड़ी। और दूध बावड़ी पूछे तो याद रखिएगा दूध बावड़ी पूछे तो माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर दूध है। तो याद रखिएगा दूध है। कहाँ दूध है? जहां पर
वर्षा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने लंबी बावड़ी तो धौलपुर में किया, तो धौलपुर। ठीक है, तो दवी चक्री नृत्य क्या है, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट चलते हैं। हाँ जी, विवाह के अवसर पर भील नृत्यों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य, फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो क्या आंसर रहने वाला है, इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है, तो फटाफट आप कमेंट में कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, दवी चक्री। और दवी चक्री की बात करूं तो यहाँ पर 2 चक्कर बना करके एक नृत्य किया जाता है, और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है तो यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, पुरुष मेल व फीमेल, पुरुष व महिला दोनों से दवी चक्री मतलब दोनों ही चक्कर में होते हैं। और पुरुष बाएं से दाहिनी अंदर, और चक्कर में महिलाएं बाएं से दाएं अगर वह बाएं से दाएं पूछे तो पुरुष, और दाएं से बाएं पूछे तो महिला। तो याद रखिएगा, दाएं से बाएं महिला चक्कर लगाती हुई चलती हैं उल्टे अवसर में, तो यहाँ पर उल्टे चक्कर लगाते हुए। और ध्यान रखिएगा, ये भील जनजाति का विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। इसलिए हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा और महिलाएं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य। तो इसी प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है अभी पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भी। रावण हत्या क्या है? रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्षक है, या फिर स्थान का नाम है? हाँ जी, रावण हत्या। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, रावण हत्था बहुत ही राजस्थान का बहुत ही प्रचलित व अति प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछे ना राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर रावण हत्था हो जाएगा। और रावण हत्था तो किससे बजता है? तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें क्या होता है, 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। ठीक है, तो 9 तार वाला, और आधे कटे नारियल, आधा कटा नारियल, और नारियल और आधे कटा नारियल, और बकरे के चमड़े की जो खाल, ठीक है, बकरे का चमड़ा चढ़ाकर उस पर जो 9 तार बांधे जाते हैं, और दाएं हाथ से गज द्वारा एक इसी प्रकार से गज द्वारा उसे बनाया जाता है। उसी प्रकार से उसे गज द्वारा इसे बजाया जाता है। तो ये था रावण हत्था। इसी प्रकार से रावण हत्था का वादन जो किया जाता है, इस पे तार का वादन गज द्वारा, यहाँ से आपने ट्रेन में कई बार देखे होंगे। और घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं, इसमें डूंग जी, जवार जी, पाबू जी के और भोपे कथाएं, फड़ वाचन, भोपे इसको बजाते हैं, और भोपे फड़ वाचन करते समय बजाते हैं। देव नारायण जी की फड़ है, रामदेव जी के भजन है, पाबू जी के भजन है, डूंगर जी और जवार जी के, यहाँ पर डूंगर जी और जवाहर जी के भी भजन गाते समय इस भोपे इसका यूज करते हैं। इसलिए कौन सा हो जाएगा हमारे लिए आंसर हो जाएगा वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा? वाद्य यंत्र। चलो चलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, फटाफट आपने नोट करते जाना है। शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में, विशाख में, कार्तिक में, पौष में? हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, फूल डोल का मेला जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। तो जब ये शाहपुरा का फूल डोल मेला भीलवाड़ा, सॉरी ये शाहपुरा कौन सा है? भीलवाड़ा वाला है। कौन सा है? भीलवाड़ा में, सॉरी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय का। कौन सी? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक थे, और वो संस्थापक थे कौन से? रामचरण जी राम स्नेही, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इनका जो जन्म कई बार पूछ लिया जाता है, ये है सोडा ग्राम टोंक में। तो इनका जन्म कई बार पूछ ले रामचरण जी का, सोडा ग्राम टोंक में हुआ भी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, राम स्नेही संस्थापक रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ? सोडा ग्राम टोंक में। ठीक है, और इनके जो मंदिर होते हैं,
जो राम स्नेही संप्रदाय के, वो क्या कहलाते हैं? मंदिर क्या कहलाते हैं? राम द्वारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राम द्वारे कहलाते हैं, राम द्वारे। ठीक है, तो राम द्वारा कहलाता है। और गुरु का चित्र रखा जाता है, राम द्वारे मतलब गुरु का चित्र रखा जाता है, गुरु का चित्र रखा जाता है। ठीक है, इनके जब जो भी यहाँ पर अनुयायी है। ठीक है, और प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा में प्रधान पीठ है ये बेटा। ठीक है, प्रधान पीठ की बात करें तो यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगी। और यहाँ पर फूल डोल उत्सव मनाया जाता है इसी अवसर पर। और कौन से में? चैत्र में। और चैत्र एकम से लेकर के कृष्ण पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये जो उत्सव मनाया जाता है। और ये क्या कहलाता है? फूल डोल मेला कहलाता है। क्या कहलाता है? फूल डोल मेला कहलाता है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा कौन सा? चैत्र मास। ठीक है, चैत्र मास में कृष्ण फर्स्ट से लेकर के कृष्ण पंचमी तक मनाया जाने वाला। और ध्यान रखिएगा ये निर्गुण संप्रदाय के हैं, तो याद रखिएगा निर्गुण संप्रदाय। अगर आपसे पूछे ना कौन सी संप्रदाय के हैं, निर्गुण है, राम का नाम है इसमें परंतु निर्गुण संप्रदाय है। अगर पूछे ना कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो साथ साथ में लिखते जाना बेटा। ठीक है, तो आपका लगभग पूरा जीके इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, कच्छी घोड़ी या फिर कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी। हाँ जी, हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? कालबेलिया। अगर मैं यहाँ पर सपेरा जाति, यहाँ पर मैं बात करूँ कालबेलिया की, इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है पहले बता देता हूँ मैं कौन सा? कालबेलिया। तो यहाँ पर ये एक प्रकार की क्या है? सपेरा जाति है। कौन सी है? सपेरा जाति। और सपेरा जाति और कालबेलिया जब जब ये इनका मुख्य कार्य सांप का नृत्य दिखाना है। इनका मुख्य कार्य क्या है? सांप का नृत्य। कार्य क्या है? सांप का नृत्य दिखाना है, डांस दिखाना है। ठीक है, तो कलाकार यहाँ पर हो सकती है इनकी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो वाद्य यंत्र रखते हैं, और वाद्य यंत्र में ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा, एक तो डफली हो जाएगी, डफली, घुरालियो और घूर रहा है सांप, ऐसे याद रख लो। डफली बाजार बज रही है और सांप घूर रहा है, और यहाँ पर खंजर भी रख रखा है उन्होंने, और साथ में पुंगी भी रख रखी है। तो इसी प्रकार से कालबेलिया वाला कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही लोच व ले ताल वाली गति से मंत्रमुग्ध होकर देने वाला संगम देखने को मिलता है इस नृत्य में। शरीर की लोच बहुत अच्छे से यहाँ पर लचकता के साथ। ठीक है, और साथ में पुंगी के साथ में एक वाद्य यंत्र और होता है, मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ पर चंग भी बजाई जाती है। कई बार चंग होली के अवसर बजाते हैं ना, चंग भी बजाई जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ज्यादातर मारवाड़ अंचल में किया जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? मारवाड़ के अंदर, मारवाड़, जोधपुर, पाली, नागौर, इस प्रकार से वाला एरिया, मारवाड़ का जो एरिया है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस नृत्य की एक नृत्यांगना बहुत ही प्रसिद्ध है और वो है गुलाबो। ठीक है, गुलाबो सपेरा। कौन सी? गुलाबो बाई। ठीक है, गुलाबो बाई। तो यहाँ पर गुलाबो सपेरा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 360 डिग्री। और कालबेलिया नृत्य को बहुत बार प्रश्न आया है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमृत यहाँ पर जो अमूर्त विरासत सूची में डाला था। यूनेस्को ने अमृत सूची में डाला है भी। ठीक है, तो विरासत सूची आप कह सकते हो। तो इसी प्रकार से 2010 का प्रश्न भी आ सकते हैं। और कौन कौन से जो कालबेलिया नृत्य के जो अन्य नृत्य हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी है नृत्य है? जैसे कालबेलिया नृत्य के एक तो कालबेलिया हो गया, और एक हो गया बेटा, यहाँ पर मैं और बता देता हूँ कौन कौन से नृत्य हैं। अगर मैं बात करूँ संक्रिया नृत्य, पूछे ना कौन सा नृत्य? एक संक्रिया नृत्य है जो भी कालबेलियाओं द्वारा किया जाता है। पणिहारी नृत्य, कालबेलिया पणिहारी। और पणिहारी के बाद में बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य भी किया जाता है। उसी प्रकार से इडोनी नृत्य भी किया जाता है। तो ठीक है, इडोनी नृत्य भी किया जाता है। बागड़िया, इडोनी, पणिहारी, संक्रिया। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया जो सही में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा, दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो कारवां व काफिलों को लूटते हैं। ठीक है, राजाओं के लिए कर संग्रह करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं, जो दौड़ में भाग लिया करते हैं। आंसर फटाफट आप बता दीजिए भी, फटाफट। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है और फटाफट आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, क्या प्रश्न रहने वाला है इसका आंसर? हाँ जी, फटाफट।
हाँ जी, इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है, हाँ जी, दावड़िया वह व्यक्ति होती हैं जो कारवां व काफिला को लूटते हैं। हाँ जी, ये जब बात आ जाती है मुख्य तौर पर जो दावड़िया या फिर इन्हें धड़ाती भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? धड़ाती, धाड़ाती, धड़ाती नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुर्जर मीणा ज्यादातर इसमें 4 तरह की जातियां होती हैं। जैसे एक गुर्जर, गुर्जर मीणा, मीणा भी हो सकते हैं, जाट भी हो सकते हैं और राजपूत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राजपूत समाज भी तो यहाँ पर दड़ाती के तौर पर भी जाने जाते थे। और दड़ाती धाड़ा डालने के से पूर्व इस व्यक्ति को सूचना भिजवाते थे। और पहले ये धाड़ा डालने मतलब जहाँ की काफिले पर लूटना होता था तो पहले मीन्स उसकी सूचना पहुंचाई जाती थी। और सूचना पहुंचाते ही और उतनी तारीख सूचना चस्पा कर देते थे और निश्चित तारीख को ही वह डाका डाला जाता। धाड़ा मतलब डाका, धाड़ा मतलब डाका। और डाका और इस डाके में जो ज्यादातर मशहूर कौन कौन से हुए हैं, और वो हुए हैं डूंग जी। कौन से? अभी अभी नाम पीछे करके आए थे। अभी डूंग जी, जवार जी की पूजा होती है। और रावण हत्या के फड़ गाई जाती है। जो डूंग जी, जवाहर जी, ये सारे के सारे सारे दावड़िया हुए हैं। ठीक है, जवाहर जी, जवाहर, जवाहर जी। और उसी प्रकार से कर्मा मीणा, कर्मा मीणा भी नाम वर्ष एक प्रकार का धावड़िया भी इन्हें खिलाता है, मीणा। तो इसी प्रकार से आपको इसको याद कर लेना है। तो कौन कौन से यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा धावड़िया जो कारवा और काफिला को लूटते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मुताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाँ जी, फटाफट आंसर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मुताना प्रथा भी, हाँ जी, मुताना जो किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, या फिर किसी व्यक्ति के मृत्यु के बदले में दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति के मृत्यु के होने पर उसके पुण्य जीवित होने की मान्यता, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किए जाने वाला शोक कार्यक्रम। इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा? किसी व्यक्ति के संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, मृत्यु हुई है और उसी मृत्यु स्थान के स्वामी से और हर्जाना वसूलना ही क्या कहलाता है? मुताना कहलाता है। ठीक है, और जनजातियों द्वारा खून खराबे के बीच हर्जाना वसूलना, शाब्दिक मरने के बाद खून खराबा जो होता है उसका हर्जाना वसूलना। और पुरुष व महिला भी दुर्घटना, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, दुर्घटनावश भी हो सकता है। तो मरे हुए व्यक्ति के बदले में उस आरोपी व्यक्ति जो विशेष जो रुपया व धन मांगा जाता है उसे मुताना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोताना। ठीक है, मोताना। ठीक है, मौत का जो यहाँ पर अन्य, मौत का आना और ऊपर से आना लेना। ठीक है, तो आना, आना मतलब पैसा, तो याद रख सकते हो। और जब मुताना मिलने पर आदिवासी लोग सबको घटना स्थल से ही उठाते थे। आदिवासी लोग है जो तभी उठाते थे जब उसको मुताना जो मिल जाता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, परंतु नॉर्मल क्वेश्चन भी हमें कई बार फंसा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बड़ा इजी क्वेश्चन है गोगा जी से संबंधित। हाँ जी, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है ददरेवा, रामदेवरा, खरनौल और गोगामेडी भी। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट आप इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, लोक देवता जन्मस्थली, और जन्मस्थली की बात करें तो इसका जो शानदार जो हो जाएगा आंसर गोगा जी की ददरेवा भी। और ददरेवा कहाँ है ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर ददरेवा है चूरू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर शानदार जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? चूरू भी, ददरेवा, चूरू। और आपको बता देता हूँ भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन चौहान गोत्र में राजपूत जाति में हुआ। हाँ जी, चौहान गोत्र में राजपूत जाति में हुआ। और कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म होता है। और चौहान वंश में होता है, और चौहान राजपूत वंश में होता है। ठीक है, राजपूत वंश में होता है। और मैं आपको बता देता हूँ इनके पिताजी का नाम क्या था? क्या था भी? जेवर। और माता बाछल, माता बाछल। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे था, केलमदे। और केलमदे, और केलमदे किसकी भतीजी थी? पाबू जी की भतीजी थी। पाबू जी की भतीजी, पाबू जी की भतीजी, भतीजी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। और इनका वृक्ष कहाँ होता है एक मुझे बता दीजिए? खेजड़ी के नीचे। कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाँ जी, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, हाँ जी,
जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है ये तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर सीकर में है। और रिवासा ग्राम, तो आपको पूछे ना कहाँ है रिवासा ग्राम के अंदर, कौन सा है? रिवासा, रिवासा गांव। और रिवासा गांव कहाँ है? सीकर के अंदर। कहाँ है? और कौन सी पहाड़ियों पर? और याद रखिएगा हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ नहीं, हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, पहाड़ियां। तो याद रखिएगा हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित, अर्श की पहाड़ियों पर स्थित जीन माता का मंदिर एक चौहान हट्टड़ नामक शासक ने करवाया था। किसने? हट्टड़, चौहान वंश के शासक। 1064 में 1064 में 1064 में चौहान वंश के राजा, चौहान वंश के राजा 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 हट्टड़, हट्टड़ ने करवाया था। तो याद रखिएगा आपसे न्यू प्रश्न बन सकता है, राजा हट्टड़ ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा राजा हट्टड़ ने जीन माता के मंदिर का निर्माण रिवासा सीकर हर्ष की पहाड़ियां 1064 ईस्वी में करवाया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा शानदार प्रश्न। हाँ जी, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? बड़ा ही शानदार लाजवाब प्रश्न। और आपको पता ही है राजस्थान की राधा के नाम से जाने जाने वाली मीराबाई, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा, ठीक है, राजस्थान की राधा, राधा के नाम से जाने वाली। और इनका जन्म कब हुआ? और 16वीं शताब्दी में हुआ भी। हाँ जी, जन्म हुआ, जन्म 15वीं में हुआ। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन हुआ है, जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ है? ये हुआ है 1498। और अगर आपसे पूछ ले शताब्दी भी कई बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 15वीं शताब्दी। ठीक है, अगर आपसे पूछे विलीन कब हुई थी? ठीक है, विलीन 16वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, और अगर पूछे किस टाइम की कवित्री किस टाइम की है? कवित्री का यहाँ पर अगर कवित्री बनी है तो ये 16वीं शताब्दी की बनी है। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी आंसर करके आना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो 14 यहाँ पर कुड़की गांव में राठौड़ वंश के रतन सिंह राठौड़, पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौड़, रतन सिंह राठौड़। और दादा ने पाला था राव दुद्दा जी ने। ठीक है, तो बचपन का नाम तो पेमल था ना इनका, पेमल, रतन सिंह पिता थे, पिता रतन सिंह राठौड़। तो यहाँ पर और पेमल इनका नाम था, पेमल, बचपन का नाम पेमल था। तो याद रखिएगा। और इनकी शादी अगर पूछे 1516 ईस्वी में हुई थी, 18 साल की उम्र में 1516 में। और जब विवाह भोजराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, और वो ये पुत्र कौन सा है? भोजराज। यहाँ पर कौन सा आ गया? भोजराज से हुआ। तो याद रखिएगा भोजराज। और भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर इसका जो छोटा भाई होता है भोजराज का, विक्रमादित्य, और जिसका देवर होता है इसका, तो बहुत ही यहाँ पर उसको प्रताड़ता है और राज्य से बाहर भी कर देता है। और अगर आपसे पूछे मीरा का गुरु पूछे तो रैदास, गुरु पूछे तो रैदास जी याद रखिएगा। ठीक है, और मीराबाई की यहाँ पर मेड़ता को मीराबाई की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। मेड़ता क्योंकि पली बड़ी वहीं है। तो याद रखिएगा खेली जहां पर है मेड़ता के अंदर, तो याद रखिएगा मेड़ता को क्या कहा जाता है? मीराबाई की क्रीड़ा स्थली, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। अगर आपसे पूछे अंतिम समय कहाँ बिताया, अंतिम समय कहाँ बिताया? अभी अंतिम समय की बात करें तो यहाँ पर डाकोर यहाँ पर गुजरात में स्थित है। रणछोड़ डाकोर गुजरात में स्थित है, स्थान है गुजरात का। और एक मंदिर है यहाँ पर रणछोड़ जी, कौन सा? रणछोड़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रणछोड़ यहाँ पर रणछोड़ मंदिर में बिताया था। ठीक है, और 1547 में 1498 में जन्मी, 1547 में इनकी जो विलीन हो गए मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा ये था मीराबाई। और इनका पूरा जो जीवन है बहुत ही संघर्ष से व्यतीत हुआ। और ये जो कुर्किस्तान है वो है कहाँ का? वर्तमान में है। ये कहाँ भी? पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पहले तो ये चित्तौड़गढ़ और फिर था पाली के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा पाली भी। ठीक है, पाली आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट पर्सन भी। दौसा नगर 5 शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? फटाफट आंसर कर दीजिए भी। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं बात करूं सोमनाथ मंदिर की, सोमनाथ मंदिर भी है। ठीक है, इसी के अंदर है, सोमनाथ मंदिर भी है। अगर मैं बात करूं बैजनाथ मंदिर, और ये बैजनाथ मंदिर भी यहाँ पर भी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन जो शिव मंदिर है
पांच पांच जो दोसा नगर में दोसा में है, ये बैजनाथ, सोमनाथ, सहजनाथ भी है। ठीक है, सहजनाथ भी है। और एक मैं और बात करूं सहजनाथ के साथ में, नीलकंठ महादेव। अगर मैं बात करूं नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, महादेव का मंदिर भी सहज बैज नीलकंठ महादेव। ठीक है, सहज बैज सोम नीलकंठ महादेव। और एक मंदिर और है गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ देखने को मिलता है। ये सारे के सारे यहाँ पर देवगिरी पहाड़ी के तलहटी में बसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देवगिरी पहाड़ी और देवगिरी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी और देवगिरी पहाड़ी तो आपको पता ही है, इसके नाम से ही दोसा नाम पड़ा है। इसके नाम से ही दोसा, और कई जगह इसे देवसा भी कहा जाता है, देवसा भी कहा जाता है, इसे इसे कहा जाता है, देवसा भी कहा जाता है, इसे दोसा भी कहा जाता है, दोसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोम बेज याद रखिएगा, सहज, सोम बेज सहज, सहज और गुप्त नील, गुप्त नील, गुप्तेश्वर नील। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ हैं, दोसा के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर भी। हाँ जी, संगी चुंगा राम के मंदिर से प्राप्त शिलालेख में आमेर का किस नाम से उल्लेख मिलता है। हाँ जी, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दीजिए भी। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए भी, क्या रहने वाला है। हाँ जी, सांजी जुंगाराम के मंदिर का प्राप्त 1647 ईस्वी में, हाँ जी, शिलालेख में। हाँ जी, ये जो मंदिर मिलता है, ये मंदिर मिलता है, और ये मंदिर मिलता है कहाँ पर, कहाँ पर। हाँ जी, इसका जो शानदार हो जाएगा अम्बावती में। कहाँ मिलता है, आमेर का किस नाम से उल्लेख मिलता है, अम्बावती नाम मिलता है। ठीक है, ये जो मंदिर है आमेर, और इसका नाम है अम्बावती, अम्बावती। हाँ जी, जुंगाराम के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में आमेर का जो नाम है अम्बावती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मंदिर से प्राप्त हुआ है, ये 1657 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, 1657 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, में प्राप्त ये हो गया है। ठीक है, तो अम्बावती नगर के नाम से, अम्बावती, अम्बावती ऐसे भी लिखा जा सकता है, अम्बावती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखिएगा, ये मंदिर कहाँ है, यहाँ पर जयपुर आमेर में है, जयपुर आमेर में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा नेक्स्ट पर्सन। सब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। बहुत ही शानदार प्रश्न रहा है। हाँ जी, फटाफट ये आंसर बता दीजिए भी। ये आंसर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा घनश्याम बिड़ला ने। घनश्याम बिड़ला ने क्या लिया था, उद्योगपति ने राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। इसका तो शानदार जो आंसर है घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, श्याम दास बिड़ला। तो यहाँ पर ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। और घनश्याम दास बिड़ला जो उद्योगपति हैं, और उद्योगपति जो पद्म विभूषित, जो महात्मा गांधी के करीबी सलाहकार और सहयोगी थे, महात्मा गांधी के करीबी व सलाहकार घनश्याम दास बिड़ला। और स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और इन्हें भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से निवाजा भी, पद्म विभूषण से निवाजा था। और इनकी लंबे समय से भारतीय उद्योग व्यापार में, या फिर औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो जगत में लंबे समय तक पिता में पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करने के 14 अप्रैल को इनका जो 14 अप्रैल 1894 में इनका जन्म होता है। 1894 में 14 अप्रैल 1894 में इनका जन्म होता है। और लंबे समय के पिता में रह चुके, इंडस्ट्रियल के पिता में। ठीक है, और इनका बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की इन्होंने। बिरला कंपनी, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी। और याद रखिएगा 30 सितंबर 1932 को जब हिंदुओं का एक सार्वजनिक बैठक मुंबई में बुलाई गई, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, और उनमें जो भारतीय
अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन कर पुनः पैक्ट के क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा था, परंतु अध्यक्ष घनश्याम बिरला को इस संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे चलकर यही भारतीय हरिजन संघ बनाया गया। ठीक है, हरिजन संघ बनाया गया और इसलिए उद्योगपति ने GD बिरला ने इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। भारतीय हरिजन सेवक संघ का संघ कहलाया। अभी आगे चलकर हाँ जी फटाफट हाँ जी आंसर कर दीजिए नेक्स्ट पर्सन का। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? अभी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ जी क्या आंसर रहने वाला है फटाफट भी? लोकनायक, राजस्थान के लोकनायक। अगर मैं बात करूं मोहनलाल सुखाड़िया की, मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले, ठीक है, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। परंतु लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं तो वो है हमारे जे नारायण व्यास। ठीक है, जे नारायण व्यास। और जे नारायण व्यास का जो काल है, जो इनका जन्म तो होता है 18 फरवरी 1899, 18 फरवरी 1899 में जन्म होता है और जोधपुर के पुष्करना परिवार में हुआ। जोधपुर, व्यास का जन्म जोधपुर के पुष्करना परिवार में, जोधपुर में जन्म हुआ। और इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध, सामंत जो शासक थे इनके विरुद्ध आवाज उठाई। ठीक है, विरुद्ध। और इसीलिए इन्हें उदार चित्रण के कारण, ठीक है, चित्रण के कारण इन्हें शेर ए पंजाब, मैं यहाँ पर या कर देता हूँ शेर ए पंजाब, ठीक है, सॉरी शेर ए राजस्थान, पंजाब नहीं, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान, राजस्थान के नाम से जाना जाता है। शेर ए लक्कड़ फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़, लक्कड़ और फक्कड़, और लक्कड़ और फक्कड़, और धुन के धनी, धुन के धनी, धुन के धनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से जो माँ साहब के नाम से भी जाना जाता है, माँ साहब भी इन्हें कहा जाता है, माँ साहब भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, धुन के धनी, लक्कड़ फक्कड़ और शेर राजस्थान, मोहन जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास की एक अंग्रेजी जो पत्रिका आती थी, इसका नाम था पीप। किस नाम से जाना जाता है? पीप के नाम से जानी जाती है। पीप, पीप, पीप पत्रिका थी, पीप, याद रखिएगा। ठीक है, और एक प्रथम दैनिक